हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है हिस्टेरिस कर्व, जो कि आपका चैप्टर 5 का ही टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, द फिनोमिना ऑफ द लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच कॉल्ड द हिस्टेरिस कर्व। मीन्स क्या हुआ, जब भी हम मटेरियल को एक ऐसी प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे हम उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, कोई ऐसा नॉर्मल मटेरियल, जैसे हमने फेरोमैग्नेटिक की बात करी, हमने उसको एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जहाँ पे हम उसे क्या करना चाह रहे हैं, मैग्नेटाइज, मतलब उसमें मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अब किस तरह से हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं, घटाएं, जो उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो चेंज हो सके, वही हमें इसमें स्टडी करना है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि देखो, जैसे हम क्या करते थे, एक सोलेनॉइड लेते थे और सोलेनॉइड में क्या रख देते थे, कोई मटेरियल। अब हम इसमें जब हम बात करें सोलेनॉइड के अंदर, तो हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे? करंट को ज़्यादा कम करके। करंट को यदि ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम। अब जब हमने इसके अंदर ये मटेरियल को रखा तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में क्या हुए, चेंजेस हुए, क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या हुए, चेंजेस हुए। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उसी को स्टडी करना है तो क्या बोलते हैं, और इस मटेरियल के अंदर भी क्या आने लग जाती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आने लग जाती है। जैसे स्टूडेंट्स, इस जो मटेरियल है उसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लग जाती है। ठीक है, तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप कर रहा है उसे हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसको डिनोट करते हैं इससे। दोनों बात क्लियर हुई? जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको तो हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में ही बनाने वाले हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को चेंज करते हैं, तो किस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन पे भी चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ से आती है कि यदि मान लीजिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या किया, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो हमने देखा कि उस टाइम उस कंडीशन पे क्या था कि हर एक डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में थे, हर एक डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही हमने उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सारे डाइपोल क्या होंगे, धीरे धीरे एक डायरेक्शन में आएंगे, और धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा लेकिन चेंजेस बहुत कम आए, लेकिन जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो चेंजेस भी आए। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अच्छा पहली बात तो समझ में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन किसे बोल रहे हैं, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रहा है, लेकिन वो सॉरी ये आपका जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब वो पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो चुकी है। अब कोई मैग्नेट पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो चुकी है तो ये थोड़ी ना आसपास की पार्टिकल्स को भी मैग्नेट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, उनको भी बनाएगी, नहीं, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, मैग्नेटाइज हो चुकी है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे वो मैग्नेट पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो चुकी है। यदि आप अब आगे एच को बढ़ाओगे भी तो उस मैग्नेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरी तरीके से मैग्नेट बन चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि यदि अब हम धीरे धीरे मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको धीरे धीरे घटाते हैं, तो घटाने के बाद आपको पता है घटाएंगे तो मैग्नेटाइज जो मटेरियल हुआ है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको धीरे धीरे घटाया तो क्या हमने एक स्टेज पे देखा, यहाँ पे हम बात करें फेरोमैग्नेटिक की, मटेरियल की। तो जैसे जैसे हमने इसको घटाया, एच की पोजीशन को घटाया, देखो पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, जैसे जैसे हमने एच को घटाया तो हमने देखा कि ये क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग जो हमारा मटेरियल था वो मैग्नेटाइज हो चुका था। तो जब एच 0 पे हो गया, जब हमने उसमें बिल्कुल करंट देना बंद कर दिया, तब भी उस मटेरियल में क्या हुआ, मैग्नेटाइज प्रेजेंट हुआ, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट रही। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज ही रहा इवन इफ द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यदि हमने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी उस मटेरियल में क्या रही, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रही। और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रही, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू 0 हो गया, लेकिन B इक्वल्स टू 0 हुआ है नहीं।
तो H तो जीरो हो गया लेकिन B फिर भी रहा, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेटेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? रेटेंटिविटी। इस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया रिटेंटिविटी। ओके, अब देखिए रिटेंटिविटी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट बात सुनिए कि अब यदि हम दोबारा इसको क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे घटाते रहते हैं। अब यदि हम दोबारा इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, पीछे की तरफ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H इक्वल्स टू 0 हुआ, यहाँ पे ठीक है। अब हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। मान लीजिए हम पहले सोलेनॉइड में करंट दे रहे थे इस तरह से कि ये तो हमने दिया था इधर से इधर जा रही थी, और अब हम यदि करंट इधर से इधर दे दें, ठीक है, तो अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए इसके पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, इस तरह से हैं उस मैग्नेट में पार्टिकल, वो डायगोनल्स आपके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बने हैं वो इस तरह से हैं, और यदि हमने इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है अब वो अपोजिट डायरेक्शन का दे दिया, तो इनकी डायरेक्शन भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, और धीरे धीरे वो मैग्नेट जो होगी बेटा डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसकी अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे घटने लग जाएगी जब हम उसमें अपोजिट नेचर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा देंगे। तो धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी क्या होने लग गई, घटने लग गई यहाँ पे, और एक पॉइंट पे आके वो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो उस मेटल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो हो जाएगी जीरो। मतलब अब वो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो चुका है, उसमें से जो भी प्रॉपर्टी थी हमने सारी की सारी हटा दी है। तो यहाँ पे जो डी पॉइंट हमें मिलता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं करेक्टिविटी। तो करेक्टिविटी पॉइंट समझ में आया आप सभी को? करेक्टिविटी पॉइंट क्या, जहां पे हम बोल रहे हैं क्या, जहां पे हम बोल रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक, इसका करेक्टिविटी पॉइंट क्या, करेक्टिविटी वो पॉइंट जहां पे हम यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेट पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो जो मटेरियल आपने लिया था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसमें अब मैग्नेटाइजिंग की एक भी प्रॉपर्टी नहीं बची। उस मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट को बोलते हैं करेक्टिविटी। ठीक है, अब यदि हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट साइड में बढ़ाना कंटिन्यूसली रखा, अब वो मैग्नेट इसी स्टेज पे आ चुकी है जो वो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, अब यदि हमने उसको बढ़ाना और शुरू किया तो क्या होगा, हमें सैचुरेशन तो मिलेगा। अब हमें दोबारा क्या होगा, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनने लग जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनने लग जाएंगी। पहले इस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, मान लो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे, अब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन दूसरी कर दी है, तो डाइपोल भी क्या हो जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब की बार मैग्नेटाइज होगा लेकिन कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब वो दोबारा क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, और दोबारा हमें स्टूडेंट्स मिल जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, ऐसा पॉइंट जहाँ पे अब यदि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या नहीं बढ़ेगा, आपका इसकी आपका, जब यदि आप अब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टेब्लिश हो चुकी है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो चुका है, और वो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो वो पॉइंट दोबारा हमें मिल गया सैचुरेशन पॉइंट। इस तरह से बेटा ये कंप्लीट साइकिल, फिर दोबारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर दोबारा हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करेंगे, फिर हम पॉजिटिव डायरेक्शन पढ़ेंगे, इस तरह से हम पूरी साइकिल को गेट करते हैं। 1 मिनट में मैं दोबारा इस टॉपिक की समरी करता हूँ, दोबारा सुनिए कि हमने क्या किया। स्टार्टिंग में हमने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड देंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल पे आके मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। वहाँ पे ये वहाँ पे ये मटेरियल पूरी तरह से क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब जैसे जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को घटाया, तो उस कंडीशन पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे कि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो बिल्कुल जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें क्या बने रह गया, मैग्नेटिक इंडक्शन बना रह गया। उस पॉइंट को हमने बोल दिया रिटेंटिविटी। ठीक है, फिर हमने दोबारा क्या किया, अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाना शुरू किया। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाना शुरू किया तो इसके जो इसमें जो डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब हम अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं सारे डाइपोल्स को, तो इसमें डीमैग्नेटाइजेशन होने लग जाता है, और धीरे धीरे एक स्टेज पे आके वो उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सारी जीरो हो जाती हैं, और उस वहाँ पे H इक्वल्स टू क्या है, OD
क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ उस पॉइंट को हम बोलते हैं करेक्टिविटी। उस पॉइंट को, उस एच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? करेक्टिविटी। ठीक है। अब जहाँ पे कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड देने पर यदि किसी भी मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डीमैग्नेटाइज हो जाता है वो मटेरियल, तो उसे हम बोलते हैं करेक्टिविटी पॉइंट। फिर यदि अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे दोबारा हमें क्या मिल जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से बेटा ये पूरी साइकिल आपकी क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है। और इस पूरी साइकिल का नाम ही, यदि मैं यहाँ से देना स्टार्ट करूँ OACDEFG, तो इस पूरी साइकिल का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइस्टेरिस कर्व। ठीक है। या फिर हम इसको BH कर्व भी बोलते हैं। बात सभी को समझ में आई होगी कि BH कर्व क्या होता है। ठीक है। इसी के बाद बेटा इसमें एक टॉपिक और दिया जाता है आपका, वो टॉपिक दिया जाता है आपको एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो कि हम पहले तो डाइपोल मोमेंट को इस ऐसे लेके आए, और फिर डायमंड मोमेंट को हमने बढ़ा के दोबारा इसी साइकिल में बढ़ा के उसका मोमेंटम चेंज कर दिया। पहले उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे था, अब हमने उसको डाइपोल मोमेंट ऐसे कर दिया, फिर दोबारा ऐसे कर दिया। तो एक साइकिल में दो बार हम क्या कर रहे हैं? सैचुरेशन, और दो बार ही हम क्या कर रहे हैं? उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाता है, और एनर्जी लॉस होने के कारण वहाँ पे हीटिंग हो जाती है, और उस हीटिंग को बोलते हैं हम हिस्टेरिस लॉस भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि जब हम डाइपोल मोमेंट को इधर लेके आ रहे हैं, कभी इधर, तो उसके अंदर जो क्या होने लग जाती है? उस मटेरियल में हीटिंग होने लग जाती है, क्योंकि उसमें एनर्जी बन गई है, और उस एनर्जी को वो वहाँ पे हम एनर्जी नहीं बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं हीटिंग लॉस, और इसको बोलते हैं हिस्टेरिस लॉस। ठीक है। बात सभी को समझ में आई कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया बहुत सिंपल सा था। हमने जाना कि हिस्टेरिस कर्व क्या होता है, किस तरह से इसको बढ़ाने घटाने पे आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाने घटाने पर ये जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने जाना। साथ ही मैंने आपको बताया कि हिस्टेरिस लॉस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब डाइपोल मोमेंट एक बार तो इस डायरेक्शन में, फिर दोबारा हमने उनको मूवमेंट दी, फिर दोबारा हमने उनको मूवमेंट दी, इस कारण उनकी एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। वहाँ पे एक बार तो एनर्जी देनी पड़ रही है, और ठीक है, एक बार एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, और वो लॉस जो होता है वो हीटिंग लॉस होता है, और उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक है। आप सभी रिवाइज करिएगा इस टॉपिक को, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए। दोबारा बोलूँगा, फिजिक्स को कम से कम 1.5 आवर आपको स्टडी डेली करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने के अलावा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।